हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमारी बुनियादी बैच चल रही है, पर डे आपको मैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास लेता हूं, उसी तरीके से हम लोगों ने छठी को कंप्लीट किया, सातवीं को कंप्लीट किया, अब आठवीं क्लास को स्टार्ट करना है, ठीक ना। तो जिस तरीके से हम लोग दोनों टॉपिक को कंप्लीट किए उस तरीके से आठवीं भी करेंगे, नौवीं भी करेंगे, 10वीं 11वीं, यानी कि छठी से 12वीं क्लास तक की क्लास को अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। पर डे कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। आप पर डे उसको टॉपिक को डेली बाय डेली देखते रहिएगा। बिल्कुल अपनी सुझाव विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें और बेहतर करने के लिए क्या होती है, एक गाइडलाइन दिख जाता है, एक दिशा दिखता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे होती है। इस जो हमारा आठवीं क्लास की जो संविधान का जो टॉपिक है, पॉलिटी का जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जरा उसको अभी चर्चा करते हैं। पहले कह रहा है कि भारतीय संविधान पढ़ना है, यानी कि एक इकाई एक में क्या है, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। अभी आपको बताने वाले हैं कि संविधान क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या है। टॉपिक पे टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते चलेंगे। फिर कह रहा है धर्मनिरपेक्षता की समझ। फिर कह रहा है इकाई 2 में संसद तथा कानूनों का निर्माण। फिर कह रहा है 3 में कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक, फिर है अध्याय 4 में कानूनों की समझ क्या होती है। फिर कह रहा है न्यायपालिका, है ना, क्या कह रहा है, न्यायपालिका क्या है ना, न्यायपालिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पढ़ना है। फिर इकाई 4 में है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें। हाशियाकरण की समझ क्या होती है, हाशियाकरण से निपटना क्या है। फिर कह रहा है इकाई 5 में आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। इतने तरीके से पूरी टॉपिक को हमको क्या करना है, निपटाना है। ठीक, चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आगे आपको आठवीं क्लास की पॉलिटी को देखते हैं। पहला इकाई हमारा ए है। ठीक, इसकी जो मेन चीज है वह देखिए है संविधान। सबसे पहले क्या है, ये संविधान। अब आपको यह समझना होगा, ठीक है, कि क्या कह रहा है, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष। ठीक ना, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी आपको बता दूं ये संविधान क्या होता है, ये संविधान क्या है। ठीक ना, जरा थोड़ी सी इसके बारे में आपको हम हिंट देते थे। देखिए ऐसा समझिएगा, जिस तरीके से आपके परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून है, ठीक, आपको पता है कि बिना नियम कानून का न परिवार चल पाएगा, न समाज चल पाएगा, न कोई संस्था चल पाएगा और न कोई देश चल पाएगा। राइट, तो आपको समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी नियम कानून के तहत क्या होता है, आप चलते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या है, देश को चलाने के लिए जो विधि व्यवस्था बातें लिखी गई, बनाई गई है, वही हमारा क्या है, संविधान है। अब तो समझ में आ गया ना। अब यह मामला है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। तो आपको पता है कि हमारा जो देश है वह गुलाम था। ऐसे समझिएगा, क्योंकि मुझे मेन पॉइंट पे आना है, ठीक ना, हिस्ट्री उतनी डीप नहीं जाना है। हमारा देश क्या था, गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम थे। अब यह हुआ कि अंग्रेज जो भारत में जो सिस्टम चलाते थे, विधि व्यवस्था चलाती थी, वह बनता कहाँ था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब बनेगा और लागू होगा भारत में, और हमारे कोई विचार उसमें इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा शोषण ही तो होगा ना। तो उसी शोषण के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया और फिर हम लोगों ने कहा कि मुझे एक अपना संविधान चाहिए, हम आपके संविधान में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए एक संविधान बना और फाइनली जब बनाने के काम सौंपा गया, ठीक, प्रारूप समिति को दिया गया, फिर इलेक्शन हुआ, फिर बहुत तरह प्रक्रिया हुई। उसके बाद 26 नवंबर 1949, कब की बात कह रहा हूं मैं, 26 नवंबर 1949, है ना, वो क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना।
क्या हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, क्या होगा, लागू हो जाएगा। ठीक, तब से हम यह कहते हैं कि हमारा एक अपना संविधान है, और उसी संविधान में लिखा है कि भारत को कैसे चलाना है, भारत के जनता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरकार एक शब्द है, सरकार एक चीज है, उस सरकार कैसे काम करेगी, पब्लिक कैसे काम करेगी, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार किन किन कामों पे पब्लिकों की मदद करेगी, पब्लिक कैसे सरकार को चुनेगी, इस सारा प्रक्रिया जो है चलाने के लिए जो किताब लिखा गया है वही हमारा संविधान है। आप कहते हैं कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान बनाने में हम लोगों ने एक भारत की अलग अलग जितने भी लोग कल्चर वाले हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, सभी को समाहित करने के बाद, सबको सोच समझकर और सबको विचार को जानने के बाद हमने संविधान बनाने का काम किया। इसीलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है और कैसा है, एक ठोस मजबूत के रूप में है, समय समय पर परिवर्तन भी करते हैं, इसलिए लचीला भी है, और तब जाके हमारे भारत की सारे जनता इस संविधान को स्वीकार करती है। इसलिए हमारा संविधान पूरे विश्व में, हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में नंबर 1 बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या कह रहा है। देखिए, शिक्षकों के लिए कुछ मैसेज है ना, देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। अब समझ में आ रहा है ना, भारतीय संविधान है ना, क्या हुआ है, भारतीय संविधान का जिक्र आया है। चलिए, दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई 1 के अध्यायों में मुख्य रूप से संविधान पर ही विचार किया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर क्या कहता है, अध्याय 1 में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म हुआ है। अब समझ में आ रहा है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा, हाईलाइटेड कर दिया, उदारवादी संविधान, ठीक ना। चलिए फिर कह रहा है, जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, बच्चों को उनसे परिचित कराने के लिए 3 छोटे छोटे चित्रकथा पट्टे भी दिए गए हैं। इन चित्रकथा पट्टों में कक्षा के भीतर घटने वाली सामान्य घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। चित्रकथा पट्टों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीजों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर देखते हैं, भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। किसमें, ऐतिहासिक संदर्भ में। ठीक, इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारतीय लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संविधान की चर्चा करते हुए हमें उसके कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्रायः कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। मतलब इसमें यह कह रहा है कि ये जो लोकतंत्र और ये जो संविधान के बारे में जो व्याख्या यहाँ पे है वो आगे भी आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। संविधान समझ में आ गया ना। देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वही संविधान है। अब कह रहा है लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब, लोक मतलब क्या होता है, जनता, तंत्र मतलब व्यवस्था, सिस्टम, मतलब जनता का जो व्यवस्था है, जनता के लिए व्यवस्था है, वही लोकतंत्र है। मतलब आप अपने में से चुनते हैं सरकार को, कि कौन होता है, वो आप ही में से होता है ना। कौन चुनता है, आप चुनते हैं। किसके लिए चुनते हैं, आप अपने लिए चुनते हैं, वही लोकतंत्र और क्या है। फिर कह रहा है
इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई है कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ पर ग्रहण करें। अब समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई है। अब समझिए क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष। या देखिए आप पूरी पॉलिटी में सिर्फ भाषा जो लिखा है ना, शब्द, उसको तोड़ दो। आप तोड़ दोगे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे यहां समझिए क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब जरा समझिए यहां इस धर्म को अलग कर दीजिए, धर्म को अलग कर दीजिए और इस निरपेक्ष को अलग कर दीजिए। मतलब समझ में आ रहा है। धर्म मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति का एक अपना अपना धर्म है, रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसका धर्म है। और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वह किसी के लिए बराबर नहीं होगा। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है वह धर्म उसके लिए क्या है। यह हमारा भारत है। कैसा भारत है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब कि भारत में जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, हमारे संविधान उसको उस धर्म मानने की आजादी देता है। यानी भारत के संविधान का कोई एक अपना धर्म नहीं है, भारत के देश का कोई एक अपना धर्म नहीं है। जो व्यक्ति इसमें है, जो व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, वह सब अपने अपने धर्म की आजादी है मानने के लिए। हर व्यक्ति अपने धर्म का एंजॉय कर सकता है। अगर आप दशहरा और दिवाली मनाते हैं तो कोई व्यक्ति मुहर्रम और ईद मनाता है, कोई बैसाखी मनाता है, तो कोई क्रिसमस डे मनाता है। ये हमारी भारत की खूबसूरती है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है धर्मनिरपेक्षता की सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। ठीक ना। यहां इसी परिभाषा को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है और उसके आधार पर दो जटिल विचारों की व्याख्या की गई है। पहला विचार इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य और धर्म के बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कौन से खास पहलू हैं। ये कह रहा है कि राज्य और क्या कह रहा है, धर्म के बीच में क्या फासला है कि राज्य का एक अपना धर्म नहीं है, राज्य का अपना धर्म नहीं है। राज्य में जितने भी जाति के धर्म के लोग रहने वाले हैं सब स्वीकार है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब कह रहा है राज्य और धर्म के बीच पृथककरण, राज्य और धर्म के बीच पृथककरण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है और यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पे क्या नहीं होना चाहिए, वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम हिंदू हैं, अगर हमारा पड़ोसी मोहम्मडन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपनी त्योहार का एंजॉय करें और वह व्यक्ति अगर उसका त्योहार का टाइम आता है, अगर वह एंजॉय करता है तो उसको हम लोग प्रतिबंधित कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरन ये नहीं कहे कि तुम भी हमारा धर्म स्वीकार करो। ऐसा अगर वह करता है तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वह व्यक्ति क्या होगा, कानूनी कार्रवाई के अंदर आ जाएगा। मतलब हमारी संविधान ऐसा करने की आजादी नहीं देता है। मतलब क्या है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म मनाने की आजादी देता है। फिर कह रहा है दूसरी बात यह है धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व, उनका विरोध किया जाना चाहिए। अब समझ में आ गया ना। अंतर धार्मिक वर्चस्व मतलब जहां पे संख्या ज्यादा है किसी एक कम्युनिटी वाले का और दूसरे कम्युनिटी वाले लोगों की संख्या कम है, तो अब वर्चस्व होता है। ऐसे देखने को मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह क्या होगा, गलत है। फिर कह रहा है उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के भीतर छूत के चलन पर चर्चा की गई है ना। इस प्रथा की वजह से ऊंची जातियों के लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों पर दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है और इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता एवं समानता को
प्रोत्साहित करती है। मतलब समझ में आ गया ना क्या कह रहा है? स्वतंत्रता और समानता। मतलब समझ में आया? ये क्या है? सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, समान है। मतलब चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा भारतीय क्या है? सब धर्म को आजादी देता है। जो व्यक्ति जिस धर्म का है स्वीकार करे, एंजॉय करे। जबरदस्ती कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। फिर कह रहा है इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या कह रहा है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है? यह आपके मेंस का क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब समझ में आ गया ना? क्या कह रहा है? राज्य को धर्म से अलग रख के, मतलब राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, तब ना उस राज्य में जितने भी व्यक्ति रहने वाले हैं हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की स्वतंत्र आजादी करता है, अपने अपने धर्म को एंजॉय करता है, अपने अपने धर्म को मनाता है। ठीक ना? फिर कह रहा है लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक समानता क्या कर रहा है? धार्मिक समानता स्थापित करने के जरिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से दूर भी रहता है। समझ में आ रही है ना? और उनमें हस्तक्षेप भी करता है। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत के मामले में, और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी। इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है और इसे सैद्धांतिक फासला भी बताया है गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है? संविधान में जिस तरीके से वह लिखा है उस तरीके से आपको भी मानना चाहिए। फिर कह रहा है ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें से कई बिंदु काफी जटिल है, लिहाजा यह बहुत जरूरी है यह अध्याय पढ़ाने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लें। विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में कई तरह के सुझाव आ सकते हैं। सरकार को धार्मिक मामलों में दखल क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी तरह की चर्चा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह चर्चा एक सीमा के भीतर ही रहे ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों के जेहन में मौजूद प्रचलित रूढ़ छवियां और मजबूत न होने दे। तो समझ में आ रहा है? इसमें यह कह रहा है कि किसी भी तरीके का धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में जो चर्चाएं हैं हो, लेकिन किसी भी नए बच्चों के दिमाग में यह फिट ना हो या ना समझ में आए कि हम एक क्या है, अगर किसी भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के आते हैं, अगर अल्पसंख्यक से हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वह क्या है हमारे लिए वो दबाव बना के रखे। नहीं, आपको भी आजादी देती है, चाहे किसी भी संख्या कितना भी हो, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत में है, भारत की सीमाओं के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है, आपको कौन है? भारतीय नागरिक हैं। किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत के राज्य का कोई एक धर्म नहीं। समझ में आ रहा है ना? जितने भी भारत के लोग हैं सभी अपने अपने धर्म को मनाने की स्वतंत्र है। देखिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान। चलिए ये हमारा क्या है? भारतीय संविधान। चर्चा करते हैं भारतीय संविधान पे। ठीक, अभी बताया ना मैंने संविधान क्या होता है। संविधान ये हमारा संविधान का बुक है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? संविधान। संविधान क्या होता है? देश को चलाने के लिए विधि और व्यवस्था का एक क्या है? किताब है। देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून है, देश को चलाने के लिए सिस्टम है। वही जो किताब है उसी को कहते हैं संविधान। चलिए देखते हैं। ठीक, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। फुटबॉल समझते हो ना, जो बैट से खेलते हैं बच्चे, स्कूल वगैरह में भी खेलते हैं, गली में भी खेल लेते हैं, कहीं कहीं संडे छुट्टी में आपको हर जगह पार्कों में मिल जाएगा।
आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद। मैंने क्या कहा, शब्द को तोड़ दो, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। फुटबॉल का एक नियम यह भी है, गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बांह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। मतलब क्या कह रहा है, गोलकीपर के अलावा कोई और व्यक्ति उसको हाथ से नहीं छुएगा, पैर से ही खेलना है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों से के भी कुछ तय नियम होते हैं। कहने का मतलब क्या कह रहा है, नियम, और कुछ नहीं बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है कि नियम क्या है, कानून क्या है, वही कहना चाह रहा है। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हम शहर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। अब यहाँ पे समझिए, छोड़ दीजिए इसको, बात क्या कह रहा है समझिए ऐसे। इंसान जब जन्म लेता है, ठीक, तो जन्म के समय उसके दिमाग क्या होते हैं, बिल्कुल खाली होता है। अब वह व्यक्ति जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस माहौल में जन्म लेता है, उस परिवार व समाज और उस सोसाइटी और माहौल समाज का, ठीक ना, असर, विचार, रहन सहन, एक्टिविटी सब उस व्यक्तियों में क्या होता है, दिखता है। मतलब समझ में आया। जैसे समझिए यहाँ पे ए बी सी और डी, चार हमने ग्रुप बना दी, ठीक, और एक व्यक्ति जन्म लेता है, वह ए ग्रुप में लेता है, एक व्यक्ति बी ग्रुप में लेता है, एक व्यक्ति सी ग्रुप में लेता है, एक डी ग्रुप में लेता है, ठीक। अब जो ए ग्रुप का सोसाइटी है वह थोड़ी सी धनाढ्य प्रवृत्ति का है, बी ग्रुप जो है थोड़ी सी मीडियम क्लास का है, और सी ग्रुप है वह गरीबों वाला, मजदूर वाला है, और जो डी ग्रुप के लोग हैं वह किसी तरीके से झुग्गी वगैरह स्लम एरिया में रहते हैं, क्योंकि उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है। अब समझिएगा, इनकी रहन सहन, चारों के जो रहन सहन एक्टिविटी होगा वह बिल्कुल डिफरेंट होगा। एजुकेशन सोसाइटी भी डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह व्यक्ति अच्छे सोसाइटी में है, अच्छा माहौल में है, अच्छे एजुकेशन में है, ठीक, और यह व्यक्ति जो है प्रतिदिन अपने भोजन के लिए तड़प रहा है। इन द सेंस, थोड़ा सा बड़ा हुआ पापा के साथ काम करने चला गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ किसी कंपनी फैक्ट्री में लग गया, तो दोनों में क्या होगा, जन्म लेने टाइम में ये भी जिस तरीके से यहाँ बच्चा जन्म लिया है, ठीक उस तरीके से यहाँ भी जन्म लेगा। ये भी ब्लैंक था, ये भी ब्लैंक था, लेकिन सोसाइटी ने उसको क्या कर दिया, इस टाइप से बना दिया। वही यहाँ कह रहा है। फिर कह रहा है, बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ठीक है, क्या हो रहा है, जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। अब समझ में आ गया ना, क्या कहा जाता है, संविधान। अब तो समझ में आ गया होगा क्या है, नियम और कानून का एक किताब है। नियम और कानून जहां जहां आपको दिख जाएगा वही हमारा क्या होता है, संविधान है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल किए थे। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई बिल्कुल, क्यों? क्योंकि संविधान अगर नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, और ये भी कह सकते हैं कि हमारा देश या हमारा समाज क्या होगा, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा?
क्योंकि लोगों को नियम कानून ही नहीं पता है, लोगों को एक दूसरे से बंध के रहने की पता नहीं होगी, हम किसको स्वीकार करें किसको ना करें ये भी नहीं पता होगा, तो विकास कहां से हो पाएगा। फिर कह रहा है क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया। फिर कह रहा है या उसे किसने लिखा। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना अब बातें। अब इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान किसने लिखा। क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान किसने लिखा और लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये कह रहा है किसी देश को संविधान का जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं फिर समझ में हमको आगे आएगा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान का है पूरा ढांचा दिया गया है कि जब इसमें बन के तैयार हुआ होगा, देख रहे हैं इस तरीके से। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। मतलब ऐसे समझिए कि 1934 में पहली बार M.N. रॉय, कौन थे, M.N. रॉय, आपने नाम सुना होगा M.N. रॉय, है ना। M.N. रॉय ने क्या किया, सबसे पहली बार यह डिमांड किया या उनके दिमाग में यह विचार आया कि मुझे एक अपनी संविधान चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, 34 से पहले भी बहुत सारे नेताओं ने डिमांड किया था, विचारे आए थे मन में, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर क्या हुआ, मैं आपको पूरी कहानी बता ही देता हूं जब यहां तक छेड़ दिए है तो, ठीक ना। सुनिए, 34 में M.N. रॉय के दिमाग में यह विचार आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के विचारों के बाद 1935 में, कब, 1935 में कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया कि मुझे एक अपना संविधान चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब इन्हीं के बेस पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के लीडर थे नेहरू जी, अच्छे लीडर थे, एक्टिव लीडर थे, सक्रिय नेता कहा गया है हिंदी अगर बात करें तो नेहरू जी ने क्या किया कि 1938 में, कब, 1938 में इन्होंने कांग्रेस के तरफ से डिमांड किया अंग्रेजों से और कहा मैं चाहता हूं स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ये नेहरू डिमांड कर रहे हैं किन से, अंग्रेजों से, कब, 1938 में कांग्रेस पार्टी के तरफ से। ध्यान रखिएगा इस चीज। फिर कांग्रेस पार्टी इसको एक स्वीकार कर लेगी, उसी को कहा गया है, क्या कहा गया है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आएगा, ठीक ना, अगस्त प्रस्ताव। और फिर फाइनली क्या होगा, 40 में फिर जांच टीम आएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का, ठीक। जांच करने के बाद फिर क्या होगा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होगा। फिर चुनाव में विवाद हो जाएगा। विवाद क्या हो जाएगा, जिन्ना जी वाला विवाद शुरू हो जाएगी। इतना डिटेल अभी हमको यहाँ नहीं सुनाना है क्योंकि आगे भी आएगा, ठीक है। फिर फाइनली जाके संविधान बनाने की बात स्वीकार कर ली जाएगी। फिर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लागू नहीं होगा। क्योंकि क्या लागू नहीं होगा, 26 जनवरी 1930, ध्यान रखिएगा, 29 और 30 दोनों लिखा है, यानी 29 से 30 के बीच में रावी नदी के तट पे क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस पार्टियों के द्वारा। इसीलिए, ठीक है, यह दिन को बरकरार रखने के लिए, याद रखने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने, यानी कि संविधान बनाने वाले लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। अब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। मतलब समझ में आ रहा है ना क्यों तेज हो गई? क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध कब हुई है पता है आपको? 1939 से 45 के बीच में, पहला 1914 से 18 के बीच में, है नहीं? अब तीसरी होने जब हुएगी तो देखी जाएगी, अभी तो हुई नहीं है। अब यहां समझिएगा, अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। क्या कह रहा है? पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। इस चित्र में देख रहे हो ना आप? चलिए फिर कह रहा है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। एक क्वेश्चन है आपका प्रीलिम्स का, ध्यान रखिएगा। क्या है? क्वेश्चन है, ठीक ना? क्या कह रहा है? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको आएगा। फिर कह रहा है, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या मामला निकल के आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब कह रहा है कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। कौन? नेहरू जी है। नेहरू जी हैं, देख लीजिएगा, यही नेहरू जी हैं और सारे लोग मेंबर बैठे हुए हैं, इसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या लिखा है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। बस सिंपल सी बातों को लेकर चलेंगे अभी, ठीक ना? क्या कह रहा है? आज दुनिया के, ठीक ना, ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, ठीक? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ऐसा जरूरत नहीं है। समझा रहा है ना कि सभी लोकतांत्रिक होंगे, नहीं हो सकते। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्या कह रहा है? संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना? ठीक, क्या है? पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। समझ आ रहा है ना? यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। अब समझ में आ रहा है ना? इस संविधान डिसाइड करता है कि हमारे संविधान की ढांचा कैसी होना चाहिए, संविधान में पब्लिक को क्या काम करना चाहिए, सरकार को क्या काम करना चाहिए, न्यायपालिका को क्या काम करना चाहिए। कौन डिसाइड करता है? संविधान। आ रहा है ना? फिर कह रहा है, देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। समुदाय समझते हो ना? हाँ, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। फिर कह रहा है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा जानी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना? सरकार किस तरह की होगी यह तय कौन करता है? संविधान। फिर कह रहा है, उनका आदर्श कैसा होगा, विकसित कैसे होगी, वह डिसाइड करता है हमारा संविधान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, कितना बढ़िया लिखा है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष हो चुके हैं, ठीक ना? किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। 1990 में हुए संघर्ष के बाद
लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। मतलब एक बहाना बना के कि वहां माओवादी बढ़ रहा है, अब सिस्टम हमको चलाने दीजिए। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। ठीक है, फिर कह रहा है इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जनता जो नेपाल की है वह क्या चाह रही है, वह यह चाह रही है कि मैं लोकतंत्र की तरफ मूव करूं, राज की तंत्र की तरफ नहीं रहूं। मतलब एक व्यक्ति का नियम कानून हम पे लागू नहीं हो, हमारा जो नियम कानून हो वो हमारे बीच से हो, हमारे लिए हो, हम उसको बनाए और हम खुद लागू करवाए। मतलब लोकतंत्र में यही ना होगा, जनता ही तो चुनते भेजती है जिस व्यक्ति को, वही वहां पे कानून बनाता है आपके लिए। वही बात कहना चाह रहा है। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। यही भारत की हुई थी। अजय नेपाल का राजा, भारत में अंग्रेज, कह सकते हैं ना। ठीक, जिस तरीके से यहां माओवादियों ने आंदोलन किया उस तरीके से भारतीयों ने भी आंदोलन किया। ठीक है, जिस तरीके से अपने अधिकार को लेके लोकतंत्र बहाल करने के लिए इन्होंने किया, हम भारतीय भी उस तरीके से किए हैं। फिर कह रहा है 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया। अंतरिम समझते हो ना, ये अंतिम नहीं है भाई, अंतरिम है। मतलब कुछ दिन मतलब जब तक वह अस्थायी रूप में ना आ जाए तब तक के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है और उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, देखिए दिख रहा है ना आपको। अब चलिए अब यहां देखते हैं, ये माओवादी लोग का झंडा है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से होता है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को लोग कहते हैं जनरली, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हर व्यक्ति की एक अपनी मांग होती है और वो हमेशा एक अपने दल को गठित करता है अपनी मांग को रखने के लिए सरकार के सामने। ठीक है, चलिए हाँ, गलत दिशा भटक जाती है वही गलत है, नहीं तो बाद बाकी मांग तो आप रख ही सकते हैं, संगठन बनाने की आजादी है। फिर कह रहा है इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। देख रहे हो ना, अंतरिम है ना, जब तक नहीं है तब तक, जब बन जाएगा अस्थायी या खत्म हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अब तो समझ में आ रहा होगा कहानी। भारत से अगर तुलना करें तो क्या कह रहा है कि अगर पहले से संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। मैंने बताया ना राजतंत्र का मतलब क्या होता है। राजतंत्र का मतलब यह है कि देश में एक व्यक्ति का विचार ही कानून होगा, ठीक, और वह वंशानुगत होगा, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। अब तो क्लियर हो गया होगा। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। क्या चाहिए, नया एक संविधान चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं वे पिछले
संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं है, में वे आदर्श नहीं है जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। मतलब समझ में आया? जनता जो विचार चाह रही है, जैसा नियम कानून चाह रही है, वह नियम कानून इसमें नहीं है, इसीलिए वह नया संविधान चाह रहे हैं। फिर कह रहा है जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, इसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नया समाज की स्थापना की जा सके। ठीक है ना, नया तंत्र की स्थापना की जा सके। फिर कह रहा है ठीक, अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नया समाज की स्थापना की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बारीक से। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? दूसरा उद्देश्य क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देश की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान का उद्देश्य क्या है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी व्यवस्था में समझते हो ना, सिस्टम कैसा हो, देश कैसे चले, सरकार कैसी हो, उसको तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। समझ रहे हो ना, राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं, लोकतंत्र भी समझ में आ रहा है, संविधान भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल ये टॉपिक इजी है, हलवा है एकदम। लेकिन कब? जब आप लोकतंत्र समझेंगे और जब संविधान समझेंगे। फिर कह रहा है लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। क्या करते हैं? खुद चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? इस तरह की विकृतियों के बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। क्यों मिलता है? अगर सरकार सत्ता का दुरुपयोग करता है तो आपको अधिकार है आंदोलन करने का, अपनी मांग रखने का, सरकार के समक्ष विचार रखने का। ठीक, राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। देखिए इसमें क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। ये कह रहा है सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। सुरेश कौन है? मॉनिटर होता है ना, वो मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है, यानी बदमाश टाइप का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। बदमाश लड़का कौन पसंद करेगा? क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अब समझ आ रहा है ना? मतलब क्या कह रहा है कि वह अपना अधिकार किसको दे दिया? सुरेश को कहता है भाई मैं नहीं हूं क्लास में, आप एक बार देखते रहना। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? क्लास को सही से रेगुलेट करना। फिर कह रहा है अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूं, लेकिन मैंने क्या किया है? अनिल कह रहा है। फिर श्रीमती राव के लौटने पर होता है, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। सुरेश कह रहा है मैडम से, मैडम आप जब नहीं थे तो अनिल जो था वह क्या कर रहा था? क्लास में शोर मचा रहा था और सबको तंग कर रहा था। अब अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अनिल कह रहा है। ठीक ना? अब क्या कह रहा है? मॉनिटर ये मुस्कुरा रहा है, देख रहे हो ना, चेहरा खिल रहा है इसका। नहीं, क्या बदमाशी करता था, झूठ फूस के अनिल को फंसा दिया। अनिल तो कुछ ऐसा किया नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। लोकतंत्र जो है वह समाजों में प्रायः
लोकतंत्र समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे लोकतांत्रिक समाजों में, ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेता के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। अब समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, बताया था ना, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? याद है ना, क्लास वाला जो साफ करवाया था उससे पूरी बिल्डिंग, है ना, ओम प्रकाश से, जो वाल्मीकि था, उस जो दलित कहते हो जिसको, उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ध्यान रहेगा ना। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ध्यान रखिएगा। यानी जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ति के आधार पे किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव किए एक मानने का अधिकार दिया गया है। फिर कह रहा है इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। हमने बहुत बार इस पे चर्चा किया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें कह रहा है लोकतंत्र में, ठीक ना, लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण काम यह होता है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। समझ आ रहा है ना। फिर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र कथा पट में कथा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का दिया गया चीज है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब कह रहा है इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। भाई जिनकी विचार समाहित नहीं होगी उनका तो नुकसान ही होगा ना। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब संविधान क्या कर रहा है? गलत चीजों पे भी रोक लगाने का काम करता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। होना है ना, एक जो इसकी संख्या ज्यादा है वो कम संख्या वाले पे दबाते हैं, जो मजबूत है वो कमजोर को दबाता है। ये तो रहता है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारा संविधान क्या है? जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं संविधान क्यों होना चाहिए। ठीक है, संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। अपने आप मतलब अगर मैं इस देश के हूं तो मुझे पता है कि हमारा संविधान किसी को गाली देने की आजादी नहीं देता, तो किसी को मारने की आजादी नहीं देता, किसी को ठोस पहुंचाने की आजादी नहीं देता, किसी व्यक्ति को असमानता दिखाने की आजादी नहीं देता। तो ये हम मुझे भी तो दिखाना होगा ना। मतलब समझ में आ रहा है ना। खुद को अपने आप से बचा जा सकता है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह
हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे दिए चित्रकथा को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। शबनम, ठीक, देखते हैं क्या दुविधा है इसका। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। अभी दुविधा है ना भाई कि टीवी भी शो भी आ रहा है, वो भी देखना है, और कल एग्जाम है तो उसको भी पढ़ना है। दोनों चीज कैसे हो सकता है, ठीक ना? क्या होगा, समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? रहा है उसे लोग, ठीक। फिर कह रहा है मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो मैं शायद मन ललचाएगा, ठीक ना? क्या कह रहा है इसमें, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आ गए। क्या रहा है ना, डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके हित के लिए क्या अच्छा है। कहने का मतलब तो यही निकल के आ रहा है, ठीक। देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है से उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। भाई समझ रहे हो ना, ये चीजें नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो ऐसा कहीं से नहीं, उचित नहीं है। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तानाशाह तरीके से शासन आप नहीं चला पा सकते। अगर चलाएंगे तो फिर लोकतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी, ठीक है ना? एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब समझ में आ रहा है ना? इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो क्लियर हो गया ना मामला, अब स्पष्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब यह है उदाहरण के रूप में, ठीक ना? फिर कह रहा है आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझे कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस प्रकार ग्रहण करता है, किस तरह ग्रहण करता है। अब जरा इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। तो जितने भी यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य है ना, इसके अंदर क्या भावना था, एकता का, यानी हम सब एक हैं। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। देख रहे हो ना, पटेल जी है, ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का एक मुख्य लक्षण क्या है, जरा इस पे देखते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। बात समझ में आ रहा है? मैंने बोला ना कि क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, मतलब भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात कह रहा है। जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। मतलब जो नियम ब्रिटिशों ने बनाया था उसमें हमारी कोई विचार नहीं थी। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था
कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया ना। ये औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था था, या ऐसा स्पष्ट कर दिया था, इतने टॉर्चर करके स्पष्ट कर दिया था कि अब लग रहा था भारतीयों को कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मतलब लोकतांत्रिक मतलब सबके विचार सबके लिए, जनता के लिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ठीक ना, क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ति के आधार पे किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति को बराबर माना जाएगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपका। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। समझ में आ रहा है ना, क्या होता रहा? बैठकें होती रही। तब न जाके 1949 में, कब हुआ था? 1949 में बनके तैयार हुआ था संविधान। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों, देखिए अंबेडकर जी का फोटो आ गया, जिसको ढूंढ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां तक थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद देखते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, समझ में आ रहा है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। फिर कह रहा है उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। मैंने कभी क्या बताया कुछ देर पहले, पता है ना, कि हमारे संविधान को बनाने के में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी कल्चर वाले, सब तरह तरह के लोग, यानी कि भारत के सीमा के अंदर जितने भी भौगोलिक कंडीशन वाले लोग हैं, जितने भी अलग अलग कल्चर वाले हैं, अलग अलग भाषाएं वाले हैं, अलग अलग धर्म वाले हैं, सबके विचार को लेकर संविधान बनाने का काम हम लोगों ने किया है। ठीक है, फिर कह रहा है वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। नियम ही नहीं था, अंग्रेज जाने की स्थिति में थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। मतलब भाई इमेजिन करिए ना आप कि जिस समय की बात हम पढ़ रहे हैं उस समय कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई विधि व्यवस्था नहीं है, अंग्रेज छोड़ कर जाने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। उस स्थिति में हमने भारत को कैसे संभाला? और मैंने आपको बताया है कि बिना नियम कानून का कोई समाज, कोई परिवार, कोई देश नहीं चल पाएगा, 1 मिनट नहीं चल पाएगा। उस स्थिति को कैसे संभाला होगा, जरा इमेजिन करिए, सोचिए। फिर कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। गुड, बहुत बढ़िया। इतनी ताकत हमारे संविधान वाले लोगों के अंदर थी, इतनी समझ थी, इतनी सोच थी कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोगों को अपने में समाहित करके सबके विचारों को जान के तब जाके हम लोगों ने एक क्या किया, संविधान को बनाने का काम किया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के नजरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। समझ रहे हो ना, जनता पे क्या किया, काफी जोर दिया। क्या इस बात का कि जनता को ताकत से ज्यादा ताकत दिया जाए। फिर कह रहा है, अब यहाँ अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन
सवर्ण हिंदू अधिकारियों, देख रहे हो ना, सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। समझ में आ गया? इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। मतलब आप क्या करिए कि लोक सरकार तो है ही, इसके अलावा पब्लिक जो वर्किंग होती है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि आपको यह लगे कि यह देश व्यवस्था सिस्टम आपके लिए भी है। ठीक ना? फिर कह रहा है, जरा आगे देखते हैं क्या है। अब है इसमें आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया होगा। इमेजिन करिए किस तरीके से व्यवस्था उन्होंने बनाया होगा, किस तरीके से सिस्टम को उन्होंने चलाया होगा। समझ में आ रहा है ना? कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उस समय। अब देखते हैं संघवाद क्या होता है। क्या है संघवाद? फेडरलिज्म। देखिए इसका मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेंस का। संघवाद क्या है आपसे पूछ देगा। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। ध्यान रखिएगा, संघवाद का मतलब क्या है? देश में एक से ज्यादा स्तर तक की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। दो तरीके की सरकार होती है ना, एक होता है केंद्र सरकार, ठीक, और एक होता है राज्य सरकार। देखिए दोनों का काम अलग अलग बांटा हुआ है, ये अभी हमको यहाँ डिटेल नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये समझिए कि कुछ काम जो है राज्यों को दिया गया है, ठीक, और कुछ काम केंद्र अपने पास रखा है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। क्या है? तीसरा स्तर है। मतलब पंचायती व्यवस्था भी तो राज्य सरकार का ही पार्ट है, ठीक ना? क्या है? पंचायती व्यवस्था। फिर कह रहा है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे ना। फिर कह रहा है भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश को फैसले न ले सके। ठीक है? क्या कह रहा है कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी। शासन मतलब व्यवस्था जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठा केंद्र सरकार बैठा है, तो कुछ लोग यानी कि मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसलिए प्रांतीय स्तर पर क्या कह रहा है, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर मतलब पूरे देश के हित के लिए जो सवाल होगा उस पे जो कानून बनेगा वह सभी राज्यों को क्या होगा? राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। जैसे 3 तरीके का मामला दिया है ना, कौन सा? केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की 3 विषय बना गया है। फिर कह रहा है इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। ठीक ना? फिर कह रहा है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी
ताकत और अधिकार मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि केंद्र जो कहेगा वही सुपर है, नहीं, संविधान के अंतर्गत ही आपको भी काम करना है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक? किसका किसका चुनाव करता है डायरेक्ट? एक होता है लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, फिर करते हैं विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, और फिर करते हैं पंचायत का, है ना? यानी कि इस तरीके के चुनाव जनता खुद करती है। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए एक कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्या है? क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भारत के अंदर जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ति के आधार पे बिना किसी भेदभाव का वोट करने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, उस समय की बात की कह रहा है। देखिए, सभी लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़ा है, अमीर गरीब हर जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मर्द पुरुष, सब लोग को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। मैंने क्या कहा अभी? जाति, धर्म, ठीक है, अमीरी गरीबी, मर्द औरत, मतलब किसी भी का वहां पे क्या है? हर व्यक्ति अपने वोट का अधिकार, मत का अधिकार है, उसको मत दे सकता है, बशर्ते उसकी उम्र कितना हो? 18 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। अब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक के दूसरी इकाइयों में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसको देखते हैं आगे कैसे पढ़ते हैं। देखिए, अब कह रहा है शक्तियों का बंटवारा। क्या कह रहा है? शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, ठीक ना? क्या क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग है। ध्यान रखिएगा। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, समझ में आ गया ना? विधायिका में क्या होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। मतलब कानून बनाने का काम और लागू करवाने का काम देखने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? कार्यपालिका। ठीक। फिर कहता है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग द्वारा दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। मतलब समझ में आया? कार्यपालिका यहां क्या कह रहा है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक ना? फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए। डर लग रही थी कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे।
इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। उपरोक्त चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्य गहन चर्चा में व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, दिख रहा है ना, इस तरीके का। मतलब इनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कार्यपालिका है इतनी ताकतवर ना हो जाए कि धीरे धीरे विधायिका को अपने अंडर में कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस अध्याय में राज शब्द, राज समझ देखते हो, राज शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ठीक, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि राज का मतलब, ध्यान रखिए, इसका मतलब ये राज सरकारों से नहीं है। जब हम राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। क्या होता है? कानून बनाना और लागू करना, ये क्या होता है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक समझ में तो आ गया होगा ना, लोगों का। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है मौलिक अधिकार। अब ये देखिए क्या कह रहा है इसमें है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। देखिए क्या कह रहा है इसमें, यह कह रहा है कि कानून की नजर में सभी लोग समान है ना। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग, यही है ना। लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब आ रहा है ना, समानता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है, बिना किसी छुआछूत का, भेदभाव का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने के अधिकार शामिल है। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में कहीं भी आप आइए, जाइए, घूमिए, संगठन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, पार्टी बनाइए, दल बनाइए, यह आपको अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब इन बच्चों का शोषण होता है, इसलिए आप उस वक्त उसको काम पे नहीं रख सकते। फिर कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हम लोग अभी जो पढ़े थे ना पिछले क्लास में, धर्मनिरपेक्ष पढ़े थे ना, वही मामला यहाँ निकल के आ रहा है। फिर कह रहा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थानें खोल सकते हैं। सभी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। फिर कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यह अधिकार हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है,
फिर देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे कह रहा है मौलिक अधिकार क्या है। जरा इसके बाद जो हमने पढ़ा ना, इसके बारे में यहाँ पढ़ते ही है क्या, देखिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। देखिए, समाज में हर व्यक्तियों को जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही हमारा मौलिक अधिकार, मतलब मूल, तो मूल है वही हमारा क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, ठीक ना। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। फिर कह रहा है, लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए। अलग अलग सब क्या कह रहा है, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सब चाहता था कि ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इनका दोहरा उद्देश्य है। क्या है? पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समझ आ रहा है ना? ये मौलिक अधिकार क्या है? हर व्यक्तियों के लिए है, ठीक ना, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार देने की बात करता है। फिर देखते हैं आगे, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। मतलब ये समझिए कि मौलिक अधिकार जनता के लिए क्या है? निजी अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? एक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब समाज के अंदर सभी का विकास करना, क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। यह कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अभी हम लोगों ने इस पे इतनी बार चर्चा किया हो कि क्या बताऊं। मतलब राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होगा। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मतलब इतनी ज्यादा पढ़े और फिर पढ़ने भी वाले हैं। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे, कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है, संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। इस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उस तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी क्या कह रहा है कि वहां पे क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ फुटबॉल के नियम बदल जाते थे, अगर संविधान में भी बदलाव आना है तो क्या होगा, उसकी बुनियादी चीज भी बदल जाएगी। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहां लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। अब समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर कह रहा है, ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, ठीक, कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के काफी अध्यायों में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे।
आगे जितना क्लास बढ़ेगा आपको और डिटेल इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फोटो में क्या दिखा रहा है। उपरोक्त तस्वीरों में संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, सारे नेता लोग संविधान के जो पेपर बना फाइनली हुआ उस पर साइन किए। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं और सबसे निचले में दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री भी सब लोग खड़े हैं। और ये लोग सब क्या कर रहे थे, सब लोग वहां पे साइन करने वाले लोग थे, साइन कर रहे थे फाइनली संविधान सब। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने पढ़ा, उसके बारे में सब क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये हमारा मैप है, इसको भरना है, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है, मनमनापन क्या है, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमनापन कहते हैं। कहते हैं अरे भाई मनमानी कर रहे हो क्या, मतलब अपने मन से जो आया वही चलाने लगे, वही कहने लगे, वही चालू करने लगे, तो क्या कहते हैं, मनमनापन। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं हो उसे ही मनमाना कहा जाता है। अब आदर्श क्या होता है, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है आदर्श कहा जाता है। मतलब समझते हो ना, सब व्यक्ति स्वीकार करता हो अच्छे से। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। फिर कह रहा है राज व्यवस्था पॉलिटी क्या होता है। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ही तो है। ठीक, फिर कह रहा है संप्रभु। इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा गया है। ठीक, इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उसके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। इंसान की खरीद बिक्री भी होती है, समझ रहा है ना, बहुत सारा गलत तरीके से लोग खरीद लेते हैं उसको। फिर कह रहा है निरंकुशता, इसका मतलब है सत्ता या अधिकारों को क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। मतलब निरंकुश मतलब क्या होता है, हमको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, हम जो कानून बना दिए वही लागू होगा, उसको निरंकुश कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां से हमारा जो अध्याय है दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।